पॉडकास्ट में आज बात किम पुतिन की मुलाकात, लीबिया में आए विनाशकारी बाढ़ और इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठक की। किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की हुई मुलाकात। 2 घंटे चली बैठक से पहले किम ने जताया भरोसा, युद्ध में रूस की ही होगी जीत। 우리는 러시아 군대와 이민이 패권과 팽창 야망을 추구하는 악의 무리들을 징벌하고 चीन ने दोनों नेताओं की मुलाकात पर की सकारात्मक टिप्पणी। तीनों देशों की बढ़ती नजदीकी के क्या है मायने, क्या अमेरिका और पश्चिम को कोई संदेश देने की है कोशिश, करेंगे विश्लेषण। इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसमें रशिया और नॉर्थ कोरिया बाकी देशों से अलग थलग पड़ गए हैं, तो इन दोनों देशों का आसपास आना मैं समझता हूँ स्वाभाविक ही है। लीबिया में विनाशकारी बाढ़ में ली अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान। सामूहिक कब्र में तब्दील हो रहे शहर। We thought when we get there that a few number of victims seen, but we surprised, we shocking, and we see huge number of corpses. इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठक की भी करेंगे बात और होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन इन सबसे पहले देश और दुनिया का हाल जानिए सिमरनप्रीत कौर से। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने क्रीमिया में उसके कब्जे वाले काला सागर बेड़े पर हमले किए। हमले के कारण स्वेस्तापोल शिपयार्ड में भीषण आग लग गई, जिससे 24 लोग घायल हो गए। मॉस्को के गवर्नर मिखेल राजवोजाएव ने दावा किया है कि 2 जहाज क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यूक्रेन ने कहा है कि पश्चिमी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हमले के बाद यूक्रेनी वायुसेना के प्रमुख ने अपने पायलटों को बधाई दी है। स्वेस्तापोल निवासी एलेक्सेई बुनजिन ने हमले का वर्णन किया। Проснулась от сильного грохота. Ребенок тоже проснулся где-то к 3 часа ночи. सेवस्तापोल की निवासी कह रही हैं, तेज आवाज से हम जाग गए, मेरा बच्चा भी जाग गया। शोर बढ़ता रहा था, फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ, फिर खिड़कियां हिलने लगी। रात के लगभग 3 बजे थे, हम बहुत डर गए थे। वियतनाम की राजधानी हनोई में एक तंग 10 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक में आग लगने से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। दमकल की गाड़ियां इमारत के करीब नहीं जा सकी। अपार्टमेंट ब्लॉक से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। कुछ निवासी पास की इमारत में सीढ़ी लगाकर भाग निकले। अपने परिवार के साथ भागने के बाद गुएन थी होंग अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि वे जलती हुई इमारत से कैसे बाहर निकली। गुएन थी होंग बता रही है कि हम सो रहे थे, रात के लगभग 12 बजे थे। अचानक बहुत गर्मी महसूस हुई क्योंकि बिजली चली गई थी। हम जाग गए। मेरे पति ने दरवाजा खोला और हमने लोगों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। बहुत धुआं देखा। हमने छत पर भागने की कोशिश की, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा धुआं था। इसलिए हम अपने घर वापस चले गए। मेरे पति ने दरवाजा बंद तौलिए से किया। मेरे ससुर, मैं, मेरे पति और हमारे 2 बच्चे 5 घंटे तक एक कमरे में बंद रहे। उसके बाद हमको किसी तरह की मदद मिली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को सुझाव दिया है कि वो 6 नवंबर तक चुनाव करवाएं। राष्ट्रपति ने आम चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा को पत्र लिखा। इस पत्र में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जोर दिया है कि संविधान के मुताबिक आम चुनाव नेशनल असेंबली भंग किए जाने के 90 दिनों के भीतर किए जाने चाहिए। संसद के विशेष सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 17 सितंबर को होगी। मीटिंग को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोशी ने लिखा कि 18 सितंबर से होने वाले आगामी संसद सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा है कि सभी संबंधित नेताओं को ईमेल के जरिए जानकारी भेज दी गई है। इसके बाद उन्हें औपचारिक चिट्ठी भी भेज दी जाएगी। विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने पहली C295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को बुधवार को सौंप दिया और राजस्थान के भरतपुर में बुधवार सुबह हुए सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। देश दुनिया की खबरों के बाद अब आज फिर विस्तार से बात उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। श्रोता जानते हैं कि किम जोंग उन रूस दौरे पर हैं। कल सुबह ट्रेन के रास्ते रूस पहुंचने के बाद आज उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई। दोनों नेता रूस के स्पेस सेंटर वास्तोचनी कोस्मोड्रोम में मिले। इस स्पेस सेंटर में घूमते रूसी राष्ट्रपति पुतिन और किम की कई तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में पुतिन किम को लेकर रूस का स्पेस सेंटर दिखा रहे हैं।
लेकिन सुमरन, स्पेस सेंटर को ही क्यों चुना गया इस मुलाकात के लिए? प्रेरणा, पुतिन से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ मुलाकात के पीछे वजह है कि किम जोंग उन की रॉकेट इंजीनियरिंग में रुचि, वो इसमें काफी रुचि रखते हैं। असल में हमने कल भी अपने कार्यक्रम में बताया था कि उत्तर कोरिया अपनी सैटेलाइट तकनीक पर काम कर रहा है। उत्तर कोरिया की इस साल लॉन्च 2 जो जासूसी सैटेलाइट्स हैं वो क्रैश हो गई थी। इन जासूसी सैटेलाइट्स के जरिए उत्तर कोरिया आसमान से अपने दुश्मनों पर नजर रखना चाहता है। ये उनकी सैन्य प्राथमिकताओं में से एक है। तो अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए किम रूस से मदद चाहते हैं। जी, उनके रूस आने और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के पीछे का एक अहम कारण इससे भी माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने अपनी वार्ता से पहले, यानी जो बैठक शुरू हुई दोनों नेताओं के बीच, उससे पहले पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित करने में मदद करने का भरोसा जताया। Я очень рад вас вновь видеть и принимать в... पुतिन कह रहे हैं कि मुझे आपको दोबारा देखकर और रूस में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस बार जैसा कि हम सहमत थे हमारे वोस्तोचनी कोस्मोड्रोम में, हमें इस बात पर गर्व है कि यह उद्योग यहाँ कैसे विकसित कर रहा है और यह हमारी नई सुविधा है। जी, और पुतिन ने कहा कि किम जोंग उन के साथ वार्ता आर्थिक और मानवीय मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। वहीं किम जोंग उन ने कहा कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। 대통령께서 말씀하신 바와 같이 우리 국가 해방과 우리 국가 किम जोंग उन कह रहे हैं कि रूस के साथ गहरे संबंधों को ना भूलते हुए ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर कोरिया रूस संबंधों को प्राथमिकता देंगे और इसे अब अपनी विदेश नीति में भी सबसे आगे रखेंगे। ये एक बड़ा स्टेटमेंट जो इस बैठक के बाद, इस बैठक से पहले आया। उन्होंने आगे कहा कि रूस एक पवित्र युद्ध के लिए खड़ा हुआ है। वो साम्राज्यवाद के खिलाफ रूस की जंग का समर्थन करते हैं और वो आश्वस्त हैं कि रूसी सेना और रूस के लोगों की ही जीत होगी। 우리는 러시아 군대와 이민이 패권과 팽창의 야망을 추구하는 악의 무리들을 किम कह रहे हैं कि हमें विश्वास है कि रूसी सेना और रूसी लोग वैसे समूहों को दंडित करेंगे जो आधिपत्य, विस्तार और महत्वाकांक्षा का पीछा करते हैं और एक स्थिर विकास वातावरण बनाने की उचित लड़ाई में बड़ी जीत हासिल करेंगे। प्रेरणा, किम के इस बयान को रूस यूक्रेन जंग से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको पता होगा कि उत्तर कोरिया उन पहले देशों में था जिन्होंने रूस के युद्ध का समर्थन किया था। जी, और दोनों देशों के प्रमुखों की शुरुआती कमेंट्स के बाद इसी स्पेस सेंटर में दोनों के बीच 2 घंटे तक बैठक हुई। प्रेरणा, और बैठक में अब तक जो चीजें सामने आई उनके मुताबिक किसी भी आर्म्स डील यानी हथियार से जुड़ी डील पर फिलहाल तो कोई बात नहीं हुई है। जबकि कल तक यही खबरें तैर रही थी सुमरन, और हमने भी अपने कार्यक्रम में यही बताया था कि दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर कोई डील हो सकती है, क्योंकि कई संवाददाता ऐसा दावा कर रहे थे। पुतिन से भी जब बैठक से पहले पूछा गया कि क्या दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर भी कोई समझौता होगा, पुतिन ने कहा, हम हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रूसी स्टेट न्यूज एजेंसी के मुताबिक बैठक का फोकस स्पेस और इससे जुड़ी तकनीक ही रही। लेकिन पुतिन ने जब एक संवाददाता ने पुतिन से पूछा कि क्या दोनों नेताओं के बीच सैन्य तकनीक साझेदारी पर कोई चर्चा हुई, तो जवाब में सुनते हैं पुतिन ने क्या कहा। Есть уже определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает, но есть... तो व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कुछ सीमाएं हैं, रूस इन सभी सीमाओं का पालन करता है, लेकिन ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में निश्चित रूप से हम बात कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं, हम इस बारे में सोच रहे हैं और यहाँ भी संभावनाएं हैं। रूस आत्मनिर्भर है, लेकिन लागू नियमों के ढांचे में हमारे पास जो अवसर हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं और जिन पर हम चर्चा करते हैं। तो ये तो बात हुई इस बैठक से जो बातें सामने आई हैं। बात ये है कि सैन्य तकनीक साझेदारी पर चर्चा हुई है। इस बात से पुतिन ने कोई इस बात को खारिज नहीं किया है। आर्म्स डील को लेकर चर्चा नहीं हुई है, ये भी खबर आई है। लेकिन ओवरऑल किन तकनीकों को लेकर बातचीत हुई, साझेदारी पर बात हुई, ये अब तक क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो जानकारियां थी वो हम तक जो पहुंची वो हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन इस बैठक के कई राजनीतिक और कूटनीतिक मायने हैं सुमरन, इन मायनों को थोड़ा टटोलेंगे। जैसे इन दो नेताओं के बीच जो दोस्ती है वो नेचुरल दोस्ती नहीं है, इसके ठोस भू राजनीतिक कारण भी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन दोनों के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो वो एक दूसरे को दे सकते हैं।
इस दौर में जब सभी देशों ने रूस से दूरी बना रखी है, उत्तर कोरिया का यूं रूस के करीब जाना और रूस का उत्तर कोरिया के करीब जाना, इसके पीछे के मायने क्या हैं, ये समझने के लिए अब से थोड़ी देर पहले बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने बात की रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पूर्व राजदूत स्कंद रंजन दयाल से। मैं समझता हूँ कि इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसमें रशिया और नॉर्थ कोरिया बाकी देशों से अलग थलग पड़ गए हैं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ तो यूनाइटेड नेशंस की संयुक्त राष्ट्र संघ की सैंक्शंस है, आर्थिक प्रतिबंध है जो बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने जो बार बार एटॉमिक टेस्ट किए उसके उपरांत, और जो रशिया ने फरवरी पिछले साल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध किया तो रशिया भी अलग पड़ गया है। तो इन दोनों देशों का आसपास आना मैं समझता हूँ स्वाभाविक ही है। और जिस तरह से दुनिया तेजी से बदल रही है, ये देखिए कि 2018 में बहुत आशा थी कि शायद कोरियन पेनिनसुला पे कुछ समझौता हो जाएगा, शांति की किरण वहां चमकेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप और चेयरमैन किम जोंग उन के बीच में मीटिंग्स हुई। उस समय जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे किम जोंग मून जे इन और नॉर्थ कोरिया के बीच में समिट हुई, पर अब दुनिया बिल्कुल बदल गई और राष्ट्रपति बाइडेन की अपनी जो नीतियां हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप से अलग है। और जो दक्षिण कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यून सुक योल, जो पिछले मई 2022 में उन्होंने शासन संभाला, उन्होंने मैड्रिड में जो नेटो की मीटिंग हुई 29 जून 2022 को उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर किशिदा जापान ने उसमें भाग लिया। और इस वर्ष जो विल्नियस में मीटिंग हुई 28 जून 2023 को, उसमें भी भाग लिया और रशिया के खिलाफ बहुत स्ट्रांग उन्होंने एक पोजीशन ली यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में देखते हुए रूस का ये स्वाभाविक ही है कि वो किम जोंग उन से, नॉर्थ कोरिया से, उत्तर कोरिया से दोस्ती करे और उसको और प्रगाढ़ करे। तो प्रेरणा, ये तो बात हो रही है रूस की और फिर उत्तर कोरिया की, लेकिन इसमें एक और देश है जिस पर बात करनी जरूरी है। चीन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मुलाकात पर टिप्पणी की है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि ये यात्रा उत्तर कोरिया और रूस के बीच के संबंधों से जुड़ी है। उन्होंने उत्तर कोरिया को चीन के पहाड़ों और नदियों से जुड़ा मित्रवत पड़ोसी बताया और कहा कि वर्तमान में चीन उत्तर कोरिया संबंध अच्छे से विकसित हो रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी आने वाली 18 सितंबर को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलने रूस पहुंचने वाले हैं। तो जी बिल्कुल, वही जो बात हम पहले भी कह रहे थे कि ऐसे दौर में जब दुनिया के अधिकतर देशों ने यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से दूरी बनाई है, किम और चीन ने भी खुलकर पुतिन का समर्थन किया एक तरीके से और पुतिन के करीब आ रहे हैं। उत्तर कोरिया की भी चीन से काफी नजदीकी है। चीन रूस के भी एक दूसरे के साथ मित्रवत संबंध है और उत्तर कोरिया और रूस की आपसी साझेदारी हम देख रहे हैं। ऐसे में इन तीनों ही देशों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बढ़ती नजदीकी और एक तरीके से सार्वजनिक दोस्ती के इजहार के मायने क्या हैं? क्या ये देश अमेरिका और पश्चिम के देशों को कोई संदेश देना चाहते हैं? बताया रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पूर्व राजदूत स्कंद रंजन दयाल ने। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अगर आप कोरियन वॉर तक जाएं 1950-1953, तो उत्तर कोरिया के पीछे कौन थे? चीन था और रूस था। और दक्षिण कोरिया के पीछे कौन थे? पूरा बाकी वेस्टर्न देश थे। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं फिर वही परिस्थितियां उभर के आ रही हैं। चीन बहुत सामने आकर उत्तर कोरिया का सहयोग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका यूरोप से बहुत व्यापार का नाता है और वो यूरोप को नाराज नहीं करना चाहेगा। पर रशिया के साथ तो ऐसी कोई प्रतिबंध है नहीं। रशिया के खिलाफ तो वैसे ही इतनी सैंक्शंस लगी हुई हैं। रशिया में तो प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन में चल ही रहा है। तो रशिया इस समय अगर नॉर्थ कोरिया के साथ आता है तो रशिया को इस समय बहुत कॉस्ट नहीं है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रशिया और उत्तर कोरिया के बीच में करीब 17 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है और 20-22 किलोमीटर का मैरीटाइम बॉर्डर है। तो अगर रशिया चाहे तो सैंक्शन सब तोड़ के उत्तर कोरिया की बहुत मदद कर सकता है। और शायद इसीलिए किम जोंग उन ने कहा जब वो वहां कॉस्मोड्रोम में थे कि अब उनकी प्रथम प्रायोरिटी उत्तर कोरिया के लिए रशिया है। असहज तो अवश्य होगा क्योंकि पर नॉर्थ कोरिया की इस समय की जो परिस्थितियां हैं उसमें चाइना के ऊपर बहुत अधिक वो निर्भर है। 80% करीब जो फॉरेन ट्रेड है नॉर्थ कोरिया की
वो चीन से है और काफी इस समय वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहता है कि नॉर्थ कोरिया में बड़ी जैसी स्थिति है, तो काफी खाने पीने का सामान भी चीन से ही नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया जाता है। तो वो निर्भरता तो रहेगी, पर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं रूस और चीन भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और कौन देश नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया की कितनी मदद करेगा, रशिया कितनी करेगा, चीन कितनी करेगा, ये दोनों देश मिलकर तय कर लेंगे। विश्लेषण कर रहे थे रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पूर्व राजदूत स्कंद रंजन दयाल। जी, ये है हमारा पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कार्यक्रम में आगे बात, दफन में तब्दील होते लीबिया के कई शहर। लेकिन अभी सुमरन मैं आपको टोकना चाहूंगी, अभी एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक मुठभेड़ चल रही है जिसमें भारतीय सेना के एक कर्नल और मेजर की मौत की खबर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी सीधे चलते हैं बीबीसी संवाददाता रियाज मशरूर के पास। रियाज, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही जी। इस मुठभेड़ में अभी क्या कुछ खबरें आपके पास आई हैं अब तक? जी, ताजा जानकारी जो पुलिस और आर्मी से अभी तक स्पष्ट हुई है वो ये है कि इसमें 2 आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, एक कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष डोनक के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट जो है वो इसमें मारे गए हैं, जो चरमपंथी हैं उनके अटैक में। लेकिन ये ऑपरेशन कल रात को शुरू हुआ था एक इंटेलिजेंस इनपुट की बिना पे। यहाँ जम्मू कश्मीर में जब भी इस तरह के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं तो सारी फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सब लोग एक साथ करते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है ये इस तरह नुकसान हुआ है। तो अभी तक क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस है तो अभी भी वहाँ पे कॉर्डन जारी है, ऑपरेशन जारी है। और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक हैं दिलबाग सिंह और इसी तरह से एडीजीपी विजय कुमार और जो जीओसी 15RR के हैं जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडर राजीव राय, वो भी घटनास्थल पे पहुंचे हैं। लेकिन ऑपरेशन जारी है और बड़े इलाके को सील किया गया है क्योंकि वहाँ पे चरमपंथी की प्रेजेंस की संभावना है। शुक्रिया आपका। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम में आगे बात। This is a huge disaster and this would have overwhelmed many nations had it happened. The unprecedented levels of rain. दफन में तब्दील होते लीबिया के कई शहर। लेकिन इससे पहले सिमरन श्रोताओं के कमेंट्स ले ले। जी बिल्कुल, मेरी नजर यूट्यूब पर है तो मैं शुरुआत करती हूँ। मनीष वर्मा हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामशंकर शर्मा हैं, तौहीद अहमद हैं जो किम और पुतिन के बीच जो डील हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हथियारों की जो डील है वो नहीं हुई तो ये अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि खतरा इससे पैदा हो सकता है जो विश्व है उसके लिए। मनीष वर्मा है जिनका मैं नाम ले चुकी हूँ, कुमार मोहन है, अनिल हैं जो G20 में यूक्रेन और रशिया वॉर पर जो पूरी चर्चा है वो होनी चाहिए थी और युद्ध को समाप्त करने की भी चर्चा होनी चाहिए थी, ऐसा वो कह रहे हैं। तौहीद अहमद एक दिलचस्प इन्होंने कमेंट किया है, लिखते हैं कि आज मैं ट्रेन यात्रा में बीबीसी सुन रहा हूँ, साथ में कई यात्री भी सुन रहे हैं। कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि बीबीसी न्यूज का प्रसारण अभी भी होता है। जी तो आपकी कमेंट्स पर यही विराम देते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लीबिया की बात करें सुमरन, इससे पहले श्रोताओं को बता दें कि हमारे स्टूडियो में अभी फैसल मोहम्मद अली यहाँ हमारे सामने बैठे हैं और इनसे हम थोड़ी जानकारी और अपडेट्स लेंगे। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हुई थी एनसीपी नेता शरद पवार के दिल्ली स्थित घर पर। विपक्षी दलों के नेता वहां मौजूद थे और बैठक में गठबंधन दलों के प्रतिनिधियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। फैसल, अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, क्या कुछ खबर आज निकली, क्या कुछ अपडेट हुआ? देखिए, पहला फैसला तो जो लिया गया है कि वो सीटों के बंटवारे को लेकर लिया गया है, जो बड़ा फैसला है और जिसका सबको इंतजार था। उसमें ये फैसला हुआ है कि वो राज्य स्तर पर की जाएगी, मतलब जो पार्टियां हैं वो 28 दल जो हैं वो अपने अपने राज्य स्तर पर पहले बातचीत की शुरुआत की जाएगी। दूसरा फैसला जो हुआ वो ये कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में वो एक सामूहिक रैली करेंगे जिसका मुख्य मुद्दा होगा महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषय जो हैं वो होंगे। कितनी पार्टियों की मौजूदगी रही इस दौरान?
देखिए, ये पहली समन्वय समिति की यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, तो सारी पार्टियां तो नहीं थी, 28 दल हैं इसमें, लेकिन अगर जो बड़े दल थे उनमें अगर ना रहने वाले हैं, उसमें एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो है कोई नेता मौजूद नहीं थे, और दूसरा अभिषेक बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं वो वहां नहीं थे। उनको आज प्रवर्तन निदेशालय ने यानी कि ईडी ने बुलाया हुआ था पूछताछ के लिए, तो एक तरह से सांकेतिक तौर पर उनकी कुर्सी को खाली छोड़ा गया था। ये एक तरह से विरोध जताने के लिए जो कि विपक्षी दलों का हमेशा से इल्जाम रहा है कि वो सरकार जो है वो सीबीआई और ईडी जैसे जो संस्थाएं हैं उनका विरोधियों के खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, इसमें साथ मिलकर इन पार्टियों की लड़ाई की भी बात हो रही है कि बीजेपी को चुनौती देंगे, तो क्या नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई? इस पर कोई बातचीत, क्या ऐसी कोई खबर निकली? अभी तक तो कोई उस पर बात नहीं निकली, लेकिन आप सही सवाल कर रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है वो 7 सीटों पे जो है उपचुनाव हुए पूरे देश भर में, और उसमें देखने में आया कि उत्तर प्रदेश के घोसी को अगर छोड़ दें, जहां के समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ किसी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, उसके अलावा आप केरल में देख लें तो या पश्चिम बंगाल में देख लें तो सब में, जैसे कि केरल में तृणमूल कांग्रेस जो कि इसकी सदस्य है इस इंडिया गठबंधन की, उसके खिलाफ सीपीएम और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ी। केरल में जहां की सीपीएम की सरकार है वहां जो है कांग्रेस का कैंडिडेट था, हालांकि वो सीट जो है वो पहले से ही जो है वो चंडी साहब की थी जो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके अलावा त्रिपुरा में जो है वो इस गठबंधन को बुरी हार देखनी पड़ी, जहां सीपीएम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी जो सीट थी उस पर बुरी तरह से हार देखनी पड़ी, बॉक्सा नगर में। तो ये कोऑर्डिनेशन की कहीं न कहीं कमी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें जो है वो एक एक करके फैसला किया जाएगा। पहली बैठक में पटना में कुछ फैसले हुए जिसमें कि एक समय अरविंद केजरीवाल शामिल तक नहीं होना चाहते थे, उनकी कुछ शर्तें थी। फिर दूसरी बैठक जो है मुंबई में हुई, और ये एक तरह से समन्वय समिति की बैठक थी, सारे नेताओं की बैठक नहीं थी। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मोहम्मद। आगे अगर बढ़े प्रेरणा और बात करें देश लिबिया की, तो कई शहरों में अब केवल कब्र ही कब्र नजर आ रही है। लिबिया में विनाशकारी बाढ़ ने देश में ऐसी तबाही मचाई है कि अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं 10,000 लोग हैं वो लापता है। सबसे अधिक प्रभावित शहर देरना है। यहाँ तूफान टकराने के बाद बीते रविवार को सुनामी जैसी बाढ़ आई और शहर के बड़े हिस्से को समंदर की तरफ बहा ले गई। देरना की आबादी करीब 1 लाख है और शहर का अधिकतर हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। रविवार रात को रिकॉर्ड हुए वीडियो में देरना शहर से सैलाब बढ़ता दिख रहा है। गाड़ियां और इमारतें इसमें बह रही हैं, पूरे के पूरे मोहल्ले बह गए। सड़कों पर कीचड़ जमा था और गाड़ियां पलटी हुई थीं। शहर के कई हिस्सों में समूचे परिवारों के समंदर में बह जाने की कहानियां सामने आ रही हैं। बहुत से लोगों ने छतों को जकड़कर अपनी जान बचाई है। कह रहे हैं प्रेरणा की बाढ़ प्रभावित शहर में कह रहे हैं कि लोग जो है डूम्सडे यानी प्रलय के दिन का सामना कर रहे हैं। अब वहां बचाव कार्य शुरू किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहचान के लिए कई मृतकों को सड़कों पर रखा जा रहा है ताकि रिश्तेदार जो हैं वो अपने प्रियजनों की पहचान कर सकें, और इसके बाद मशीन द्वारा खोदी गई कब्रों में लोग जो हैं वो दफनाए जा रहे हैं। विनाशकारी बाढ़ में मारे गए लोगों के शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। बेगाजी के एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अनस तूफान के पीड़ितों के इलाज के लिए देरना पहुंचे। बीबीसी से बात करते उन्होंने जो कहा वो सुनना चाहिए हमें। We thought when we get there that a number of victims seen, but we surprised. तो डॉक्टर अनस कह रहे हैं, हमने सोचा था कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो कुछ ही पीड़ित होंगे, लेकिन हम आश्चर्यचकित थे, हम स्तब्ध थे। हमने अस्पताल के आसपास बड़ी संख्या में लाशें देखी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को मरते हुए देखा है। मैं सचमुच सदमे में हूं। कुछ लोग रो रहे थे, लेकिन बाकी सब लोग सदमे में हैं। कई गांव पूरी तरह से गायब हो गए हैं, समुद्र में बह गए हैं और उनमें से कुछ तो जमीन के नीचे हैं। कई परिवार खत्म हो गए हैं। बचाव कार्य में शामिल स्वयंसेवक मोहम्मद कामाते के मुताबिक बचावकर्मी अब भी प्रभावित लोगों की तलाश कर रहे हैं। कामाते कहते हैं, हम हर लीबियाई युवा जिसके पास मेडिकल डिग्री या प्रशिक्षण है से आह्वान करते हैं कि वो यहाँ आएं और हमारी मदद करें। हमारे पास नर्सों की कमी है, हमें मदद की जरूरत है। तो प्रेरणा, शहर में अब कुछ राहत सामग्री पहुंचने लगी है, मदद आ रही है। मिस्र, अमेरिका, जर्मनी, इटली, कतर और तुर्की उन देशों में शामिल हैं जो लिबिया की मदद के लिए सामने आ रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी आपदा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज या IFRC के वैश्विक संचालन निदेशक कैरोलिन हॉल्ट ने क्या कहा, आइए ये सुनते हैं। I'm currently in the apartment of my friend who is working with me as a journalist. My friend's family. माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैरोलिन हॉल्ट जो है वो क्या कह रही हैं। वो कहने की कोशिश कर रही थी कि एक बहुत बड़ी आपदा है, ऐसा कुछ देश को तबाह कर सकता है। बहुत ज्यादा बारिश और बुनियादी ढांचे की कमजोरियां ये कुछ कारण हैं। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम होने लगेगा, तस्वीर साफ होने लगेगी। मृतकों की संख्या निसंदेह बढ़ जाएगी, लेकिन मृतकों की सही संख्या अभी बताना मुश्किल है। तो प्रेरणा, बुनियादी ढांचों की कमजोरियां जो हैं वो उस पर बात हो रही है। तो विशेषज्ञों ने BBC को ये बताया है कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बारिश के बाद देरना से 12 किलोमीटर दूर स्थित एक बांध पहले टूटा, जिससे पानी जो है वो शहर की ओर बढ़ा, और फिर शहर के पास स्थित एक और बांध टूटा, जिससे शहर में तबाही बढ़ गई। पूर्वी लीबिया के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल जलील ने समाचार एजेंसी AP से कहा कि हम तबाही को देखकर हैरान हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, इससे निपटना देरना और सरकार की क्षमता के बाहर है। रविवार को आए तूफान से सूसा, अलमर्ज और मिसराता शहर भी प्रभावित हुए हैं। एक पत्रकार हैं जो लीबिया के हैं पर निर्वासन में तुर्की में रहते हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्हीं की क्लिप चल गई थी, अभी हम उन्हीं की क्लिप आपको सुनाएंगे। जोहार अली इनका नाम है। BBC को इन्होंने बताया कि एक सहकर्मी के कई रिश्तेदारों की देरना में मौत हो गई है। इस आपदा ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उनके दोस्त के परिवार जी। अली याद करते हैं कि वो उनके बगल में थे जब पूरे परिवार की मौत की खबर आई। I'm currently in the apartment of my friend who is working with me as a journalist. My friend's family, his father and mother and sister and 2 brothers. मेरे पत्रकार दोस्त का परिवार, उसके पिता, उसकी माँ और बहन और 2 भाई और नवविवाहित पत्नी और 8 महीने का बेटा सभी मर चुके हैं। शहर में अभी वह बचाव कार्य नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बचाव कार्य है वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इसकी एक वजह भी है, राजनीतिक हालात जो हैं वो लीबिया के, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो बचाव कार्य है ये प्रभावित हो रहा है। 2011 में शासक गद्दाफी की भीड़ के हाथों हत्या के बाद से ही आंतरिक संघर्ष और अस्थिरता का सामना कर रहे थे। जो ये देश है इसमें 2 विद्रोही सरकार है और जो देश है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। देश में प्रतिद्वंदी सरकारों के बीच विभाजन के कारण जो ये बाधा है आ रही है। एक सरकार ऐसी है जिसे मान्यता प्राप्त है, एक सरकार ऐसी है जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है। देश में त्रिपोली से चल रही सरकार है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, और दूसरी सरकार पूर्वी लिबिया से चल रही है। और ये जो शहर है देरना, ये पूर्वी लिबिया में ही है। और कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि यही एक कारण है जिसकी वजह से जो राहत कार्य हैं उसमें देरी हो रही है। फिलहाल सरकार जो है तबाही का आकलन कर रही है और सड़कों पर सड़कें फिर से बनाई जा सके, बिजली को फिर से बहाल किया जा सके, ये कोशिशें हो रही हैं ताकि फिर से जो है मदद वो लोगों की जा सके। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ने की खबरें आ रही हैं सामने। तो लीबिया की बात हो गई। आज खबरों में काफी कुछ था। जम्मू कश्मीर से लेकर हमने इंडिया की बैठक और उत्तर कोरिया और रूस में जो कुछ चल रहा है वो भी हमने बात की। लेकिन अब जाते जाते खेल की खबरों की बात कर लेते हैं। खेल समाचार की अगर बात करें तो टीम इंडिया ने एशिया कप के फाइनल्स में प्रेरणा जगह बना ली है। जो ये फाइनल तक पहुंची है वो श्रीलंका को हराकर पहुंची है। अब फाइनल इसका खेला जाएगा कोलंबो में 17 सितंबर को। लेकिन कौन होगा, श्रीलंका हो सकता है या पाकिस्तान हो सकता है, ये 2 टीम हो सकती है जो भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर सकती हैं। और अगर हम रैंकिंग की बात करें तो शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर हैं, जबकि पाकिस्तान के बाबर आजम आगे हैं। भारतीय टीम के तेज तर्रार ओपनर शुभमन गिल जो है ICC की वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर हैं और ये बहुत बड़ी खबर है उनके लिए। और जो टॉप 10 प्लेयर्स है उसमें विराट कोहली भी शामिल है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इसके लिए आप BBC हिंदी के पन्ने पर आ सकते हैं और खबरें जान सकते हैं। लगातार अपडेट्स यहाँ आपको मिलेंगे, विश्लेषण मिलेंगे दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर में। आज इतना ही। स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अजीत साथी। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे और सुमिरनप्रीत कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।